प्यारे बच्चों, आज फिर आप सभी का अंश क्लासेस में स्वागत है। मैं पंडित दिलीप तिवारी आज आप सभी को वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत बल, बल रेखाओं इत्यादि के बारे में बताएंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले बात आती है कि वैद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं। हम बात करते हैं वैद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं। देखिए ना, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाता है। तो देखिए हम लिखे हैं कि किसी वैद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। इसके कहने का मतलब यह है कि अगर हम कोई दो चार्ज ले लेते हैं, एक प्लस का ले ले और एक माइनस का ले ले, दो चार्ज लेते हैं, फिर हम करते हैं क्या है कि प्लस प्लस के दो चार्ज लेते हैं, फिर हम क्या करते हैं कि माइनस माइनस के दो चार्ज लेते हैं। अब देखिए सबका कंडीशन देखेंगे, प्लस माइनस हो गया, प्लस प्लस हो गया, माइनस माइनस हो गया। हम देखें क्या है कि जैसे कोई एक आवेश, ठीक है, इसके आसपास कुछ क्षेत्र है। जैसे हम इस आवेश को इसके पास लाते हैं तो यह आवेश एक बल का अनुभव करेगा। आप ये भी जानते हैं कि सजातीय दशा में प्रतिकर्षण होता है और विजातीय दशा में आकर्षण होता है। तो हम देख रहे हैं कि प्लस कहा और एक माइनस का, देख रहे हैं। अब देखिए जब आप देखेंगे तो ये प्लस का और ये माइनस का, इस प्लस वाले के पास माइनस वाले को मिला रहा है। इसमें होगा क्या, ये प्लस से माइनस की तरफ चलेगा। ऐसे ये बात आपको याद रखनी है, ये प्लस से माइनस की तरफ चलता, अर्थात यह प्लस वाला इसको क्या करेगा, आकर्षण करेगा। आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं। ये क्या दिखा रहा है, प्लस से माइनस की तरफ ये चल रहा है आपका। तो कहने का मतलब इसमें यह है कि एक आवेश था, इसके पास में एक अन्य आवेश ला रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि विपरीत प्रकृति का है, यह आकर्षित होता है। लेकिन ठीक हम क्या करते हैं कि एक प्लस चार्ज लेते हैं और उसके पास एक और प्लस चार्ज लाते हैं। इसमें क्या होगा, इसमें आपका प्लस से चलेगा, ये ऐसे इधर जाएगा, इधर जाएगा, ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा। इस प्रकार से ये चलते रहेंगे। कहने का मतलब ये है कि ये जो आपके आवेश हैं ये दोनों एक दूसरे से प्रतिकर्षण का अनुभव करेंगे। क्यों? क्योंकि ये सजातीय दशा में। तो सीरीज का डेफिनेशन आपको यही याद रखना है कि किसी वैद्युत आवेश के, मान लेते हैं कि आवेश हो गया, किसी वैद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश, जैसे एक आवेश था उसके पास एक आवेश लाए, ठीक है, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। तो जो क्षेत्र रहेगा उस क्षेत्र को हम लोग क्या कहेंगे, वैद्युत क्षेत्र कहेंगे या वैद्युत बल क्षेत्र कहते हैं। ये बात आपको याद रखना है। ये माइनस माइनस वाले में भी ऐसा होगा, इसमें भी, इसमें आएगा ना, अनंत से इसमें आता है, ये मानकर चला जाता है, अनंत से आएगा। और उसके बाद भी क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित, ये इधर ये इधर, इसमें भी क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, लेकिन इसमें क्या होगा, आपका आकर्षण होगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि किसी वैद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश जो लाएंगे वो या तो आकर्षण का अनुभव करेगा या प्रतिकर्षण का, वो क्या एक तरह का बल होगा। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। आइए आगे देखेंगे। आइए अब बात करते हैं कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, इनको वैद्युत बल रेखाएं भी कहते हैं। आइए इसके बारे में थोड़ा देखेंगे। लिखे हैं कि वह काल्पनिक रेखाएं जो वास्तविक विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कहलाती हैं। आइए थोड़ा हम देखते हैं कहने का इसका मतलब क्या है। अगर मान लें कि इस प्रकार से हम स्ट्रिंग और वृत्त के रूप में
प्रदर्शित करें। ये बताइए, अगर हम इस तरह करना चाहेंगे, अगर ये या ऐसे कर दे, थोड़ा और इसको अच्छे से बना दे ऐसे, तो यहां से हम देखेंगे इसकी डायरेक्शन मतलब दिशा ये है, फिर यहां दिशा बदल रहा है इसका, फिर इसकी ये दिशा इधर है, फिर इसकी क्या है, ये दिशा इधर। ये आपका फर्स्ट नंबर है, ये सेकेंड नंबर, ये थर्ड नंबर और ये फोर्थ नंबर है। अगर थोड़ा और इसको इधर खींच दें ऐसे, इसको थोड़ा मान लें कि क्या है 5। ये बताइए, ये आपका E1 होगा, यह आपका E2 होगा, यह आपका E3 होगा, यह आपका E4 होगा और यह आपका E5 होगा। अब कहने का मतलब क्या है, हम लिखे हैं कि वह काल्पनिक रेखाएं जो वास्तविक विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं। थोड़ा आप इसमें देखेंगे कि जब इस कर्व के रूप में जो बताए हैं, इसमें दिशाएं निरंतर बदल रही है। यहाँ देख रहे कुछ और है, यहाँ देख रहे कुछ और, यहाँ देख रहे कुछ और है। इसके अलावा अगर हम दो आवेश ले लें, जैसे एक प्लस का ले लिया और एक माइनस का ले लिए, ये हमारा होगा। आप ये भी जानते हैं कि जो चलता है किधर चलता है, प्लस से माइनस की तरफ चलता है, प्लस से माइनस की तरफ चलता है। आप इसको दिखाएंगे ऐसे, ऐसे दिखा सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि ये काल्पनिक रेखाएं, और ये काल्पनिक रेखाएं जो हैं ये वास्तविक विद्युत क्षेत्र को क्या करती हैं, प्रदर्शित करती हैं। इसलिए इन रेखाओं को हम क्या कहेंगे, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कहेंगे, या इनको वैद्युत बल रेखाएं भी कहेंगे। इनके कुछ विशेष गुण भी होते हैं जिसके बारे में हम लोग देखेंगे। पहला इसमें बात यह आता है कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं वह हमेशा प्लस से माइनस की तरफ चलती है, न कि माइनस से प्लस की तरफ। दूसरा बात आपको ये याद रखना है कि जो आपकी वैद्युत बल रेखाएं या वैद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं, यह प्लस से अनंत की तरफ चलेंगी, और माइनस की जो मीटर आएगी तो अनंत से क्या होगा, माइनस की तरफ। कहने का मतलब समझिए इसमें यह है कि हम ये जानते हैं कि प्लस से माइनस की तरफ जो वैद्युत बल रेखाएं चलती हैं, तीर एक जगह से निकलेंगी। जैसे मान लें अगर इस टाइप का ये प्लस है, तो हम दिखाएंगे कि क्या हो रहा है कि यह धन आवेश मतलब प्लस से अनंत की तरफ चल रही है। और यही आपका यदि ऋण आवेश है तो होगा क्या कि अनंत से किसी ऋण आवेश की तरफ क्या होंगी, आएंगी। ये बात आपको याद रखना है। तो इसको थोड़ा मिटाकर लिखते हैं। देखिए, अभी हम कहें कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से आरंभ होकर ऋण आवेश पर समाप्त होती है। अभी हम कह रहे थे कि धन आवेश जो है इससे आरंभ होंगी और ये ऋण आवेश पर क्या होंगी, समाप्त होंगी। ये आपको याद रखना है। दूसरा टॉपिक क्या है, देखें कि धनावेश के लिए यह आवेश आरंभ होकर अंत तक, कहने का मतलब ये है कि ये धन आवेश जो है इससे स्टार्ट होगा, आरंभ होगा, और ये क्या होगा, अंत तक जाएगी। ठीक है, लेकिन देखिए तथा लिखें, तथा केवल ऋणावेश हेतु अंत से आरंभ होकर ऋण आवेश तक आती है। केवल ऋण आवेश के लिए जब बात होगी तो यह अंत से आरंभ होगा और किसी ऋण आवेश पर क्या होगा, आकर मिलेगा। ये बात आपको याद रखना है। हमने ये कहा कि धन आवेश के लिए यह आवेश से आरंभ होता है, मतलब धन आवेश से आरंभ होता है और अंत तक जाता है, जबकि ऋण आवेश के लिए अंत से आरंभ होगा। ये कहां से, ये अंत से आ रहा है, ये भी अंत से आ रहा है, और ये भी क्या है आपका, अंत से आ रहा है। ये बात याद रखिए, ये अंत से आ रहा है और ऋण आवेश पाकर मिलेगा। ठीक है, तीसरा हम टॉपिक लिखे हैं कि वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की समीपता वैद्युत क्षेत्र की प्रबलता को प्रदर्शित करता है। इसको थोड़ा हम समझेंगे। कहने का मतलब ये है कि जैसे हम इस प्रकार से
वैद्युत बल रेखाओं को खींच ले थोड़ा। ऐसे मान लें कि हम वैद्युत बल रेखाओं को खींच रहे हैं। एक पॉइंट हम यहां ले रहे हैं, एक पॉइंट हम यहां ले रहे हैं, और एक पॉइंट इसको यहां ले लें, यहां ले रहे हैं, और एक पॉइंट हम कहां ले रहे हैं, हम मान लेते हैं कि यहां ले रहे हैं। अब देखिए, ठीक है, इसमें देखिए, इसमें देखिए, और इसमें ध्यान दीजिएगा हमारी बात पर। हम मान लेते हैं कि यह क्या है, इसमें यह E1 है, यह क्या है आपका E2 है, और यह क्या है आपका E3 है, और यह आपका क्या है E4 है। ठीक है, अब हम इसमें देखेंगे कि ये E1, E2, E3 और E4, ये लिखने का हमारा मकसद क्या है। तो देखिए, हम लिखे हैं थर्ड वाले में कि वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की, देखिए हम इसमें लिखे हैं कि E1, E2, E3, E4। थोड़ा इस ग्राफ के ऊपर आप लोग माइंड को कंसंट्रेट करिएगा। देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 इसमें क्या है आपकी वैद्युत बल रेखाएं, ये वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, ये है ना, 4 है, 5 है। यहां आप दूसरे नंबर पे आए तो देखिए इसमें कितनी है, 1 है, 2 है, 3 है। जब तीसरे नंबर पे आए तो देखिए इसमें 1 और 2 है, और चौथे नंबर पे आए तो केवल सिंगल है। ये क्या दर्शाता है, ये दर्शाता है कि वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की समीपता, मतलब जितना वो पास पास रहेंगी वह वैद्युत क्षेत्र उतना ही आपका प्रबल हो। इसके कहने का मतलब है, आप लिख सकते हैं E1, E2, E3 और E4 लिखा है, ऐसे लिखेंगे कि E1 बड़ा है E2 से, E1 बड़ा है E2 से, E2 बड़ा है E3 से, और E3 बड़ा है E4। ये बात आपको याद रखना है कि जितना पास पास बल रेखाएं रहेंगी उतना ही ज्यादा उसकी प्रबलता होगी, अर्थात विद्युत क्षेत्र की प्रबलता होगी। अब देखिए चौथा हम लिखे हैं कि दो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद नहीं करती, क्योंकि ऐसा करने पर प्रतिच्छेद बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं होंगी जो कि संभव नहीं है। इसके कहने का मतलब क्या है कि जैसे मान लेते हैं कि एक हमारी यह बल रेखा हो गई और एक हमारी यह बल रेखा हो गई। ये बताइए एक दूसरे को यहाँ काट रही है, इनका स्पर्श रेखा आप खींचने का प्रयास करेंगे तो देखिए एक ये दिशा होगा और एक ये दिशा होगा। ये अगर मान लेते हैं कि आपका E1 है और E2 है कि नहीं। अब देखिए यहाँ पे इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, जब प्रतिच्छेद कर रही हैं तो यह बिंदु पर आप देखेंगे कि इनकी दो दिशाएं दिख रही, एक E1 की अलग दिशा और E2 की एक अलग दिशा है, जो कि संभव नहीं है। तो आपको याद रखना है कि दो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेदित नहीं करती, क्योंकि ऐसा करने पर प्रतिच्छेद बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं संभव नहीं होती। ठीक है, इसको एक बार फिर से दोहराने का हम प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम बात किए थे कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं, तो आपको याद रखना है यह एक काल्पनिक रेखा होती है जो कि वास्तविक विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती है। क्या करती है? वास्तविक विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती है, इसलिए इनको हम वैद्युत क्षेत्र रेखाएं या वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। इसमें देखिए हम नोट में लिखे हैं, 4 टॉपिक लिखे हैं। पहला हम ये लिखे हैं कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से आरंभ होकर ऋण आवेश पर समाप्त होती है, जो हम अभी इसमें बताए थे कि धन आवेश से स्टार्ट होंगी और ऋण आवेश पाकर क्या हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी। अर्थात धन आवेश से चलती है ऋण आवेश की तरफ। दूसरा हम लिखे हैं कि धन आवेश के लिए यह आवेश आरंभ होकर अंत तक जाता है, मतलब ये धन आवेश है तो धन आवेश से ही आरंभ होगी बल रेखा और ये अनंत तक जाएंगे। लेकिन ऋण आवेश के लिए क्या होता है कि अनंत से, ये क्या होती है, अनंत से ऋण आवेश के पास आती है। तीसरा हम लिखे हैं कि वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की समीपता वैद्युत क्षेत्र की प्रबलता को प्रदर्शित करती है। इसके कहने का मतलब है कि यदि वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं जितना पास पास रहेंगी उतना ही ज्यादा वो प्रबल होगी। जैसे हम आपको यहाँ दिखाएं, यहाँ 5 है इसलिए ये क्या है, प्रबल है E1। अब इसमें देख रहे हैं कि 3 है
तो E1 जो है E2 से प्रबल है, E2 क्या है, इससे वीक है, किससे, E1 से। E2 आपका E3 से बड़ा मजबूत है, मतलब प्रबल है, क्यों है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि E2 में आपके 3 हैं और E3 में आप देखेंगे कि 2 है। E3 प्रबल है E4 से, क्योंकि E3 में आपका 2 है और E4 में क्या है, केवल एक बल रेखा है, इसलिए आपका E1 बड़ा होगा E2 से, E2 बड़ा होगा E3 से, E3 बड़ा होगा E4 से। ये बात आपको याद रखनी है। चौथा हम देखिए इसमें लिखे हैं कि दो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेदित नहीं करती, क्योंकि ऐसा करने पर प्रतिच्छेद बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की 2 दिशाएं होंगी, जो कि संभव नहीं है। अब देखिए हम 2 इसमें दिखाएं वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस करें इस पॉइंट पे, और यहाँ से स्पष्ट रेखा हम की तरफ देख रहे हैं कि वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की जो दिशा है 2 अलग अलग होगी, जो कि संभव नहीं होता है, इसलिए एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेदित नहीं करेंगे, अर्थात कभी काटते नहीं है। आइए कुछ आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं। अब देखेंगे हमको 4 मतलब 4 किस्म के 4 टाइप की हमको ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं दी गई है। अब थोड़ा इनके परिमाण और दिशा की हम बात करेंगे। एक में लिखेंगे ये परिमाण, याद रखिएगा, ये परिमाण, और ये आपका क्या है, यह आपका दिशा। अब थोड़ा इसके बारे में हम तुलना करेंगे, कंपेयर करेंगे सब में। और विद्युत क्षेत्र जो होगा जिसको इमोट से दिखाएंगे, अब देखिए इसमें हम बात करेंगे, फर्स्ट वाले की बात करते हैं। पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा। ये 4 टाइप के आपको दिए गए विद्युत क्षेत्र रेखाएं। अब इसके बारे में थोड़ा हम देखते हैं। आप देख रहे हैं पहला वाला, इसमें आपको ये दिख रहा है कि सभी के सभी एक दूसरे से समांतर है। समांतर होने का मतलब क्या है कि ये सेम दूरी पे है। ये क्या है, सब सेम दूरी पे है, मतलब एक दूसरे से बराबर दूरी पे है, और इनकी दिशा भी क्या है, एक समान है। इसमें क्या होगा, इनका परिमाण जो होगा यह नियत होगा। क्या होगा, नियत, ठीक है। या जब दोनों समांतर हो एक दूसरे से और दोनों की दिशाएं एक ही हो, तो उस दशा में परिमाण जो होगा नियत होगा, दिशा भी आपका जो होगा ये भी आपका नियत होगा। ये बात आपको याद रखना है। दूसरी हम बात करते हैं, इस कर्व टाइप की जो रेखाएं खींची गई हैं इसके बारे में हम थोड़ा देखते हैं। आप देखेंगे कि इनमें भी ये कर्व तो है, लेकिन इनके बीच की दूरी एक दूसरे से बराबर था, समांतर है। देखिए कर्व टाइप की है ना, परंतु इनकी स्पर्श रेखा जब आप खींचेंगे तो आप देखेंगे इनकी दिशा जो है निरंतर क्या हो रही है, बदल रही है। तो आपको याद रखना है कि परिमाण जो होगा, परिमाण की जब बात होगी यह आपका नियत होगा, परंतु दिशा जो होगा अनियत होगा। क्या होगा, अनियत होगा। ये आप याद रखिएगा कि जब कर्व टाइप की हो तो उस दशा में परिमाण नियत होता है और दिशा उसका अनियत होता है। अब बात करते हैं इस टाइप की। आप देख रहे हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो हैं एक दूसरे से एक अलग अलग किस्म की दूरी पर है। देखिए यहां से इसके बीच की दूरी कुछ और है, इसके बीच की दूरी कुछ और है, इसके बीच की दूरी कुछ और है। ये एक दूसरे से समान दूरी पर नहीं है, इसलिए इनका जो परिमाण जो होगा यह अनियत होगा। क्या होगा, अनियत होगा। लेकिन आप ये देख रहे हैं कि सभी के सभी एक ही दिशा में जा रही हैं, इनका दिशा क्या होगा, नियत होगा। ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग इस पे। ये हमारी विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो हैं ये न तो एक दूसरे से समान दूरी पे हैं और न ही समान दिशा में है। इस दशा में हम क्या करेंगे, लिखेंगे इनका परिमाण जो होगा अनियत होगा और इनकी दिशा भी क्या होगी,
अनियत होगी। ये आपको याद रखना है। देखिए इसमें फिर समझाते हैं, जब दोनों क्या हो, मतलब दो या दो से अधिक जितने भी द्वी हो, सभी के सभी एक दूसरे से समांतर हो और उनकी दिशा समान हो तो परिमाण भी नियत होगा और दिशा भी नियत होगा। परंतु जब वो कर्व टाइप की हो, निरंतर अपनी दिशाओं को बदल रही हो, तो उनका परिमाण तो नियत होता है लेकिन दिशा अनियत होगा। अगर इस टाइप का देगा, ये देखिए विपरीत मतलब अलग अलग दूरी पे है ये, इसलिए इनका परिमाण अनियत होगा और दिशा नियत होगा। अब बात करते इस पे, ये देखिए न ही एक दूसरे से समान दूरी पे है और न ही एक दिशा में है, इसलिए इनका परिमाण और दिशा दोनों अनियत होगा। अब ई मार्ग में लिखने का मतलब क्या दर्शाता है? ई आपका विद्युत क्षेत्र को दर्शाता है, ये आप बात याद रखिएगा। आइए अब आगे हम बात करते हैं थोड़ा, आइए बात करते हैं उदासीन बिंदु का। उदासीन बिंदु क्या होता है? इसको नेटवर्क पॉइंट कहा जाता है। देखिए दो बराबर और समान आवेशों से उत्पन्न क्षेत्र में बल रेखाएं खींची जाए तो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु उदासीन बिंदु होगा। और उदासीन बिंदु को हम लोग कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि यह दो धन आवेश हैं, दो धन आवेश हैं और दोनों बराबर है। जब आप इनमें बनाएंगे तो इस टाइप का होगा, ऐसे इसमें भी ऐसे होगा, इसमें भी ऐसे होगा, इसे तमाम जाएंगी, कोई जरूरी नहीं है कि एक ही जाएगा, ऐसे बनाएंगे। इसमें भी आपका होगा। तीन के बीच हम एक काल्पनिक टाइप का मान लेते हैं। इनके जो सेंटर जो होगा यह बीच वाला, इस बीच वाले पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे? एन, जिसको उदासीन बिंदु के नाम से जाना जाता है। हम लिखे भी हैं, ध्यान दीजिए, लिखा है कि दो बराबर और समान आवेश, दोनों प्लस प्लस क्या है? समान है, बराबर हैं, मान लेते हैं। और ये 2 कूलाम का है, ये 2 कूलाम का है, ये भी आपका कितना है? ये भी आपका 2 कूलाम का है। ये बात आप याद रखिए, दोनों बराबर हैं, समान आवेश। अब इनकी वजह से विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, बल रेखाएं खींची जाएगी, हम खींचे भी हैं। तो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु, देखिए ये दोनों आवेशों को मिलाने वाला है रेखा में, इसका मध्य बिंदु जो है, इस मध्य बिंदु को हम लोग उदासीन बिंदु कहते हैं और इस उदासीन बिंदु को हम लोग एन से प्रदर्शित करते हैं। इसमें बात ये याद रखना है कि ये परिणामी क्षेत्र इसका जो होता है वह शून्य होता है। परिणामी क्षेत्र क्या होता है? शून्य होता है। देखिए इसमें लिखे नोट में, किस बिंदु पर परिणामी क्षेत्र शून्य होता है, अर्थात उदासीन बिंदु। अगर आपसे पूछा जाए ये बताइए कि दो बराबर और समान आवेशों के बीच जो एक रेखा खींची जाती है जिसपे एक बिंदु होता है बीचों बीच, जिसको उदासीन बिंदु कहा जाता है, क्या उस उदासीन बिंदु पर परिणामी क्षेत्र का मान क्या होगा? तो आप कहेंगे कि परिणामी क्षेत्र का मान शून्य होगा। दूसरा आपको याद रखना है कि यदि इस बिंदु पर, मतलब क्या, उदासीन बिंदु पर कोई अन्य आवेश रख दे तो उसमें किसी भी दिशा में चलने की प्रवृत्ति नहीं होगी। अर्थात अगर इस बिंदु पर हम कोई भी अन्य आवेश रख दें तब इसके चलने की दिशा की कोई प्रवृत्ति नहीं होगी, क्योंकि यह उदासीन है। जब उदासीन है इसका परिणामी क्षेत्र कोई निश्चित नहीं होगा, मतलब शून्य के बराबर होगा। इसलिए जब कोई इस पे आवेश रखा जाएगा तो उसके चलने की दिशा की कोई प्रवृत्ति नहीं होगी। ठीक है, उदासीन बिंदु से रिलेटेड एक और हम बता रहे हैं, आइए इसको थोड़ा आइए देखते हैं। थर्ड नंबर नोट में क्या लिखे कि यदि दोनों आवेश आपस में बराबर ना हो तो उदासीन बिंदु मध्य में नहीं होगा। इसके कहने का मतलब क्या है कि एक बड़ा हम धन आवेश ले लें और एक छोटा सा हम धन आवेश ले लें। अब थोड़ा इसके बारे में हम देखेंगे। ये बताइए किसे निकलेगा? ऐसे निकलेगा, ये सब का सब प्लस का है तो बाहर तो निकलेगा, इससे भी आपका निकलेगा, इससे भी आपका। अब बताइए इसके बीच जो होगा ये
तो सेंटर में उसमें होता था ना, ये दोनों जो बराबर नहीं है ये सेंटर में नहीं होगा, ये कहीं इसके आसपास होगा, अर्थात यह छोटे वाले से नजदीक होगा। अब इसके करने के लिए हम क्या कर देते हैं, मान लेते हैं कि यह आपका Q1 है और यह आपका Q2 है। क्या है, एक Q1 है और Q2 है। एक आपका ये R1 दूरी पे, मान लेते यहां से ये R1 दूरी पे है और यह आपका R2 दूरी पे है। इसके लिए एक सूत्र लिखा जाता है सीधा सीधा, Q1 और मतलब Q और R के रूप में आप लिख सकते हैं कि Q1 लिखेंगे क्या, Q1 बटे में R1 का स्क्वायर बराबर Q2 बटे में R2 का स्क्वायर। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। आप इस तरह से उदासीन बिंदु निकाल सकते हैं, कब, जब दोनों धन आवेश आपस में बराबर न हो तब। इसमें ये भी आपको याद रखना है कि जो छोटा वाला होगा उसके नजदीक कहीं आपका उदासीन बिंदु होगा, और इसके लिए हमको फार्मूला याद रखना है कि Q1 बटे में R1 का स्क्वायर बराबर Q2 बटे में R2 का स्क्वायर। आइए एक और छोटा सा पॉइंट के बारे में हम जानते हैं।